आइए स्टूडेंट देखते हैं। चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपको ज्ञात है, इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। इस पार्ट को देखने से पहले हम एडवाइस देते हैं कि आप फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें। बच्चों ध्यान दें, ये बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत धारा, पिछले अंक में आप लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार द्रवों के प्रवाह को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पिछले अंक में आपने ये भी देखा था कि ओम का नियम क्या है। पिछले अंक में आपने ये भी देखा था कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं, उसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी संयोजन का प्रयोग करते हैं और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम समांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तार के प्रतिरोध में और लंबाई में दोनों में क्या संबंध होता है। आप ध्यान दें, यहां पे सपोज दैट ये ए बी एक वायर है, ए और बी, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और प्रतिरोध क्या है, आर। दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। आइए देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं, यहां पे आर का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। जो किसी भी परिपथ में आई हुई धारा का करता है विरोध, उसी का नाम है प्रतिरोध। तो यहां पे ध्यान दें, ये प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड करता है। किस प्रकार आइए देखते हैं, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोध है यहां पे किसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, और प्रतिरोध का मान घटता है तो लंबाई भी घटेगी। तो आइए देखिए, अर्थात क्या है, आर किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अब देखिए, ये आर एल पे डिपेंड करता है। अब ये क्या है, यहां पे देखिए, ये एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए एरिया, अर्थात देखिए यहां पे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, क्वेश्चन नंबर 2। अर्थात प्रतिरोध सदैव धारा के प्रतिरोध सदैव लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो आइए दोनों इक्वेशन को सम्मिलित करने पर, दोनों को जोड़ने पर, तो आइए जोड़ते हैं दोनों को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, या इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, R इक्वल रो L/A। देखा आपने, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है। ध्यान दें, जहां पे रो है क्या, आइए देख लेते हैं। जहां रो एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते विशिष्ट प्रतिरोध कहते। आइए देखा, यहां पे आपने रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते। देखिए, अर्थात देखिए आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पे डिपेंड करता है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका एरिया पे डिपेंड करता है। दोनों को हमने सम्मिलित कर दिया तो आर इक्वल रो L/A। स्टूडेंट ध्यान दें, अब यहां पे देखते हैं, जैसे आपका
न्यूमेरिकल आता है कि प्रतिरोध का संबंध L के साथ कैसे है। तो देखा आपने, हमने बताया कैसा है, अर्थात R बढ़ेगा तो L बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, R डायरेक्टली क्वेश्चन L, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R1 अपान R2 इक्वल L1 अपान L2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। अर्थात प्रतिरोध के बढ़ने के साथ साथ क्या है, लंबाई में भी वृद्धि होती है, और प्रतिरोध के घटने के साथ साथ भी लंबाई में आपका कमी होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पे। आइए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे और रिलेशन देखते हैं किसके साथ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ रिलेशन देखा, इक्वेशन नंबर थर्ड भी आपका बन चुका है। आइए देख लेते हैं सेकंड स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, आपको मालूम है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इससे क्या स्पष्ट होता है, आइए देखते हैं। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल A2 अपान A1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, R1 अपान R2 इक्वल A2 अपान A1, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल देखिए क्या है, घटता है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटता है, और प्रतिरोध घटता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है। अब देखिए इस इक्वेशन को भी ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ भी बना सकते हैं, इसको 4 बना सकते हैं, इसको आप 5 बना सकते हैं। आप देख लेते हैं क्या है, हमने R का संबंध लंबाई के साथ लिया, हमने R का संबंध क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ लिया। अब हम देखते हैं साइड आपका रेडियस हो, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या के साथ रिलेशन हो, या डायमीटर के साथ हो, व्यास के साथ रिलेशन हो। तो आइए देखिए इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए R1 अपान R2 इक्वल A2 क्या है, A2 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल, फार्मूला बन गया क्या, R1 अपान R2 इक्वल R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार हो गया। ये देखिए आपका R1 अपान R2 इक्वल R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। इस स्टेप को इक्वेशन नंबर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 भी लिख सकते हैं इसको। देखिए अब ये किसके साथ रिलेशन है, रेडियस के साथ। अब देखते हैं साइड आपका व्यास के साथ रिलेशन देखना हो तो इसी स्टेप को हम लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं D2 अपान D1, या तो आपका ये स्टेप है या तो आपका ये स्टेप है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर आपका ये स्टेप आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखा आपने यहाँ पे R और L में संबंध, R और आपका A में संबंध, फिर आपने देखा आपका कैपिटल और स्मॉल r में संबंध, फिर आपने देखा क्या कैपिटल और R D में संबंध। अर्थात किसी भी तार की यदि हमें डायमीटर निकालना है तो आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं इसके साथ किसी तार को यदि खींचते हैं तो देखिए लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखिए खींचने पर लंबाई में होने वाला परिवर्तन, किसी तार को खींचने पर लंबाई में होने वाला परिवर्तन, या किसी भी तार की लंबाई कितनी गुनी हो जाती है। आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए तार की लंबाई में क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए खींचने पर, यहां पे देखेंगे खींचने पर होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। आइए देखिए यहां पे परिवर्तन, यहां पे देखेंगे क्या, खींचने पर, किसी तार को खींचने पर होने वाला परिवर्तन। आइए देखिए परिवर्तन को देख लेते हैं यहाँ पे कैसे परिवर्तन होगा। आप सभी को ज्ञात है कि आपका मेन फार्मूला क्या निकला। आइए देखते हैं, ये आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो देख लेते हैं पहले। इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ पे R डायरेक्टिव पोजीशन, यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या L/A, या इसी को हम लिख सकते थे क्या R डायरेक्टिव पोजीशन L/A, या इसी को लिख सकते हैं क्या R इक्वल रो L/A।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R इक्वल रो L बाई ए। मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब हम तार को जब खींचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसकी लंबाई पहले क्या थी L। अब देखो खींचने पर क्या हो गई L डैश। ये खींचने पर क्या हो गई L डैश। पहले प्रतिरोध क्या था R, अब देखो क्या है खींचने पे क्या हो गया R डैश हो गया। खींचने पे देखिए किसी तार को खींचा जाता है तो स्वाभाविक है कि उसमें क्या है आकार में परिवर्तन होगा। देखते हैं परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पे परिवर्तन को हम R डैश से करते हैं इक्वल रो यहाँ पे L डैश बाई A डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे। आइए यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे। तो इस समीकरण नंबर हमारा 2 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है R डैश इक्वल रो L डैश अपॉन A डैश बाई क्या है यहाँ पे R इक्वल रो यहाँ पे L बाई A। देखिए रो से रो कैंसिल। फाइनल फार्मूला कंप्लीट हुआ R डैश बाई R इक्वल इसी को लिख सकते हैं L डैश इंटू A अपॉन L इंटू A डैश। यहाँ पे ध्यान दें ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया 3 बन गया। इक्वेशन नंबर 3 ये आपका बन चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान दें कि जब किसी तार को हम खींचते हैं तो लंबाई में परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, लेकिन एक ऐसा विशिष्ट गुण होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या है आइए देखते हैं। क्या आयतन। वो क्या है आपका आयतन। देखिए आयतन क्या होता है यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ आयतन कांस्टेंट होता है। आयतन कांस्टेंट होता है तो आयतन को किससे शो करते हैं v से। यहाँ पे v इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट लिख सकते हैं और v को क्या लिख सकते हैं al लिख सकते हैं। v बराबर किसके होता है al। आइए देखिए यहाँ पे al हो गया। al बराबर क्या है इसको क्या लिखेंगे कांस्टेंट। देखिए अब इसी फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे al बराबर इसी को लिख सकते हैं a डैश l डैश। मैथमेटिकल तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या a अपॉन a डैश इक्वल l डैश बाई l। अब तार को जब खींचा आपने तो कितने गुनी वृद्धि हो गई हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या मान लेंगे माना n गुनी हो गई। माना n गुनी या माना x गुनी, तो यहाँ पे क्या मानेंगे माना n गुनी हो गई। तो आइए देखिए ये इक्वल किसके है n गुनी के बराबर है। यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये 3rd बन रहा है तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th बन रहा है। आइए अब समीकरण नंबर 3rd और 4th की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर 4 और 3rd और 4th की, यहाँ पे समीकरण नंबर 3rd और 4th की दोनों की तुलना करते हैं। तो आइए तुलना करते हैं, देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या है r डैश, यहाँ पे देखेंगे r डैश बाई r इक्वल चलिए l डैश बाई l। यहाँ पे देखिए l डैश बाई l, l डैश बाई l बराबर n। इसके स्थान पे क्या रखेंगे n। फिर देखिए a अपॉन a डैश, a अपॉन a डैश बराबर किसके n। तो आइए चलिए इसके स्थान पे क्या रखेंगे n रखेंगे। अब इसको देखिए हल करेंगे इसको। तो आइए देखिए फाइनल फार्मूला क्या बन जाता है r डैश इक्वल ये फार्मूला क्या हुआ देखिए n स्क्वायर r। ये देखिए फाइनल आपका कंप्लीट फार्मूला बना r डैश इक्वल n स्क्वायर r। बच्चे ध्यान दो, यदि आपके एग्जाम में आता है कि किसी तार को खींचने पे उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है या वो कितने गुना हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे इस बहुत ही आसान तरीके से इसके माध्यम से आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। क्या फार्मूला बना r डैश इक्वल n स्क्वायर r। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे स्टेप में हम बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आपका टॉपिक चल रहा है क्या विद्युत धारा। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है विद्युत धारा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। यहाँ पे ध्यान दें विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत धारा क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी अर्थात क्या है अदिश राशि। देखिए इसमें ध्यान दें ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद क्या है, क्या है ये आपकी वेक्टर नहीं है, ये क्या है आपकी स्केलर है।
इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि आपको मालूम है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज कॉल्ड स्केलर नॉर वेक्टर। आइए अब यहां पे हम व्याख्या करते हैं किसकी। यहां पे देखेंगे आपने समांतर क्रम देखा, श्रेणी क्रम देखा, ओम का नियम देखा, और यहां पे देखिए किसी तार को खींचने में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पावर की बात करते हैं। आइए देखिए पावर, यहां पे देखिए पावर को पी से शो करते हैं, पावर को किसे शो करते हैं, पी से। देखिए एकांश समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, एकांश समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, अर्थात पी इक्वल क्या होता है, फार्मूला W/T सूत्र बन गया, ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया फार्मूला, P इक्वल W/T, ये फार्मूला आपका कंप्लीट बन गया। देखिए पावर का फार्मूला है। आइए देखते हैं, यहां पे ध्यान दें पावर के और भी फार्मूले होते हैं, कैसे, P इक्वल VI, ये भी फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। P इक्वल VI, ये भी पावर का फार्मूला होता है। पावर के और भी फार्मूले देखें, पावर का ये भी फार्मूला होता है, यहाँ पे P इक्वल V²/R। देखिए पावर का ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो P का फार्मूला देखिए क्या होता है, W/T भी होता है, अर्थात एकांश समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। देखिए तो बहुत सुंदर से डिफरेंशियल भी इसी से बना सकते हैं, एकांश समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, P इक्वल W/T। देखिए इसी से यूनिट बना लेंगे, यूनिट क्या बनेगी, जूल पर सेकंड, इसी से यूनिट बन जाएगी जूल पर सेकंड। देखिए इससे यूनिट भी बन गई। आपकी नेक्स्ट देखिए फार्मूला क्या है, P इक्वल VI, ये फार्मूला होता है, P इक्वल V² क्या है, R फार्मूला होता है। आइए देखिए इसी फार्मूले को और हम देख लेते हैं कैसे। क्योंकि आपको पता है P इक्वल V²/R होता है, तो V बराबर देखिए क्या होता है, IR होता है, V इक्वल IR होता है, किस नियम से, ओम के नियम से। किस नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है V इक्वल IR, ये किसका नियम है, ओम का नियम है। और आप जानते हो ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है, चालकी धातुओं के लिए सत्य होता है। ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है, चालकी धातुओं के लिए सत्य होता है। तो आइए देखिए क्या है, अब इसी फार्मूले को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए P इक्वल ये क्या आ गया, I², और यहाँ पे देखिए R² का मतलब है R इंटू R, और नीचे आपका R है, R से R देखिए कैंसिल, तो ये भी आपका मेन फार्मूला पावर का ये भी निकाला गया है, P इक्वल I²R। देखा आपने, तो ये पावर का आपका यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर ये 1 बन रहा है, इक्वेशन नंबर ये आपका 2 बन रहा है, इक्वेशन नंबर आपका 3 बन रहा है, इक्वेशन नंबर आपका देखिए 4 बन रहा है। ये क्या है, पावर के फार्मूले। आइए देखिए पावर का एक फार्मूला आप देखेंगे, हीट के फार्मूले, यहाँ पे देखिए हीट है, हीट ऊष्मा, इसको किससे नोट करते हैं, H से, H इक्वल PT फार्मूला होता है, H इक्वल PT। तो आइए यहाँ से पावर निकाल लेंगे, P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर देखिए H/T, अर्थात ऊष्मा प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। ये क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। देखा आपने, शक्ति का एक फार्मूला, आपका 5वां फार्मूला भी आपका शक्ति का कंप्लीट हो चुका। तो देखा आपने इक्वेशन नंबर 1 पावर का, ये देखिए P इक्वल W/T, P इक्वल VI, P इक्वल V²/R, या देखा आपने क्या, P इक्वल I²R, और फार्मूला आपका ये भी हो गया पावर का, P इक्वल H/T। H क्या है, हीट ऊष्मा, T क्या है आपका समय। तो देखा आपने यहाँ पे पावर के फार्मूले देखे। आइए स्टूडेंट ध्यान दे यहाँ पे, अब हम आपको ऊर्जा के रूप में ले जाएंगे। ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किलोवाट घंटा में और जूल में संबंध। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा जूल में क्या संबंध है। तो आइए हम दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताते हैं कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है। देखते हैं यहाँ पे किलोवाट घंटा जूल में संबंध, आपको मालूम है
1 किलोवाट आवर इक्वल 1 किलोवाट और इंटू 1 आवर। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? जूल का मात्रक होता है। तो देखा आपने 1 किलोवाट आवर इक्वल 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। आइए देखिए 1 किलोवाट बराबर, देखिए आप सभी को मालूम है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। इस 1000 को 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3। तो आइए देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 10 के पावर 3। यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूनिट वाट लगाएंगे। यूनिट क्या लगाएंगे? वाट। आइए देखते हैं, आपको मालूम है 1 आवर बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, देखते हैं 3600 क्या है? सेकंड। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है किलोवाट घंटा को जूल में बदलना। हमारा उद्देश्य है किलोवाट घंटा को किस में चेंज करना? जूल में हमें चेंज करना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, लेकिन ये वाट में आ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, यहाँ पे इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 के पावर 3 और इनटू इसको लिख सकते हैं क्या? जूल पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं। ये कैसे आप लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे P इक्वल फार्मूला होता है W/T, ये सूत्र होता है। तो देखिए इसकी यूनिट क्या बनी? देखिए आपका यूनिट इसकी बन गई जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकेंड। और इसकी आपको मालूम है डायरेक्ट यूनिट क्या होती है? वाट भी होती है। दूसरी देखिए, पहली यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड, दूसरी क्या है? वाट। तो यहाँ पे वाट लगा हुआ है, वाट लगा हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? जूल में चेंज करना। तो आइए देखिए, हम इस यूनिट को ना लगा करके इसको लगाते हैं जूल पर सेकेंड, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? जूल निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो आइए ध्यान दो, यहाँ पे जूल पर सेकेंड हो गया और इनटू क्या है? इसको लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। देखिए आइए देखिए कितना सिंपल हो गया। सेकेंड ऊपर सेकेंड नीचे, ये कैंसिल हो गया। आइए हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, इसी को लिख सकते हैं क्या? 3600 और इंटू 10 के पावर 3 जूल लिख सकते हैं। देखिए उसी चीज को लिख लिया हमने, इसको पहले लिख लिया 3600 और इंटू 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई के रूप में, चाहे जिसको पहले लिखे। आप देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3। आइए देखिए यहाँ पे डिजिट लेते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 1 2 3, अर्थात यहाँ पे पावर 3 लगा देंगे। पावर 3 आपने लगा दिया। आइए चलिए पावर 3 हो गया। यहाँ पे क्या है? 10 के पावर 3 और यूनिट क्या है? जूल। यूनिट क्या है? जूल। आइए देखिए यहाँ पे गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसी की वैल्यू क्या आ गई? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। देखिए आप लोगों ने क्या प्रूव कर लिया? हमने प्रूव किया कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया? 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या प्रूव किया आपने? यहाँ पे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। आपके एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के? तो आपको क्या लिखना है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ध्यान दें, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि 1 किलोवाट आपका घंटा, ये 1 किलोवाट आवर को किसमें चेंज करना है आपको? यहाँ पे किसमें टारगेट क्या था? जूल में चेंज करना। ये हमारा टारगेट क्या था? 1 किलोवाट आवर को किसमें चेंज करना है? जूल में चेंज करना है, ये हमारा टारगेट था। तो हमने देखिए 1 किलोवाट घंटा को किसमें चेंज कर दिया? जूल में कन्वर्ट कर दिया। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं हमारी कुछ। बहुत ही आप देखिए बहुत एक आपकी क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं, वो देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज तो देखते हैं। आपको मालूम है कि 1 किलोवाट बराबर आपने 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल आपने निकाल दिया। ऐसे आप देखो, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं 1 किलोवाट
बराबर होता क्या है 10 के पावर 3 वाट। आपको ये याद रखना है 1 किलोवाट इक्वल क्या होता है 10 के पावर 3 वाट, या 1000 एक ही चीज है। देखिए 1 किलोवाट बराबर 10 पावर 3 वाट। आइए दूसरी चीज आपको याद रखना है कि देखिए 1 मेगावाट बराबर, यहाँ पे क्या याद रखना है 1 मेगावाट बराबर क्या याद करना है आपको 10 के पावर 6 वाट। 1 मेगावाट इक्वल 10 के पावर क्या है आपका 6 वाट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आप देखते हैं क्या है 1 एचपी बराबर, 1 एचपी बराबर क्या होता है 746, 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। ये 1 एचपी है क्या, 1 एचपी है क्या अश्व शक्ति, ये क्या है हॉर्स पावर। 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। तो देखा आप लोगों ने हमने कितनी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, किसको विद्युत धारा का। क्या है विद्युत धारा, जैसा कि आपने देखा जिस प्रकार द्रवों के प्रवाह को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखा आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़िए और याद रखिए आप लोग जो है कि आपका किसी भी तार के आपका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सलाह देंगे कि जो बच्चे हमारे पिछली वीडियो ना देखे हों तो ये वीडियो आप तभी देखें जब पिछली वीडियो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।